अगर आपका ज़िंदगी में कोई फ़्लाइट एक्सपीरियंस नहीं रहा है, आपको नहीं पता एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे आपको बोर्डिंग पास कैसे मिलेगा, 7 किलो का जो आपका हैंड बैग है उसमें सिर्फ 7 किलो लेके जा सकते हैं, ज़्यादा लेके जा सकते हैं। और क्या चीज़ें वहाँ पे स्टडी परमिट वाला देने से पहले पूछते हैं। इफ़ यू नो नथिंग अबाउट दिस एंड यू वांट टू नो, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो होगी इमिग्रेशन के बारे में कि पूरी इमिग्रेशन की प्रोसेस क्या है, कैसे आप इंडिया के एयरपोर्ट से कैनेडियन एयरपोर्ट तक आ जाते हो। सो मैं बिफोर कनाडा किसी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट में कभी मैंने सफ़र नहीं किया था, तो मेरे को मतलब कोई क्लू ही नहीं था कि अंदर जाके एयरपोर्ट के होता क्या है। मैंने बहुत सर्च भी किया एंड इतना कुछ मेरे को मिला नहीं यूट्यूब पे, तो आई थॉट आई शुड मेक इट। एंड मैं स्टार्ट कर देता हूँ स्टार्टिंग से ही। जब एयरपोर्ट के बाहर आप पहुँचते हो तो वहाँ पे आपको जो गार्ड होते हैं गेट पे, उनको आपको अपनी टिकट दिखानी पड़ती है। और वो टिकट आप फ़ोन में मत दिखाना, आप उनको फिजिकली दिखा देना, क्योंकि फ़ोन में फिर वो थोड़ा विश्वास नहीं करते। तो आप टिकट आप दिखाते हो, प्रिंट आउट मतलब निकलवा लेना, और टिकट दिखाने के बाद वो आपको अंदर जाने देते हैं। अंदर जाके आपको आपको मिलना होता है बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास के लिए क्या होता है, वहाँ पे अंदर डिफरेंट एयरलाइंस की अलग अलग लाइन्स लगी होती हैं, जो क्यू लगी होती है अलग अलग। तो उसमें जो भी आपकी एयरलाइन होगी, जैसे मेरी एयर कनाडा थी, तो मैं उसमें जाके मतलब लाइन में लग गया। और जब आपकी बारी आती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पूछ के, और आरोग्य सेतु जो ऐप है, वो आरोग्य सेतु ऐप पे आपको वहाँ पे मतलब लॉग इन करके, जब मैंने आया था तब तो करना था, आपका पता नहीं मेरे को, आप सर्च करना। और आरोग्य सेतु ऐप पे आपको लॉग इन करके जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जैसे सर्टिफिकेट मांगता है वैक्सीनेशन के, वो आपको अपलोड करना होता है। तो आरोग्य सेतु का वो पूछती है आपने किया है कि नहीं, वो आप दिखा देते हो अपना, वो उसका एक QR कोड आता है, वो दिखाते हो, और वो आपसे आपकी टिकट मांगती है। एंड देन आपको वो बोर्डिंग पास दे देते हैं। तो वहीं पे जहाँ से आपको वो बोर्डिंग पास देते हैं, वहीं पे ही आपको अपना जो आपका लगेज है, जो 2 बैग होते हैं आपके पास 22 किलो के, वो वहीं पे आपको देने होते हैं, उनको तुलवाने के। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कहीं से लगेज बढ़वाना है, जैसे मेरे टाइम पे मेरे को एक ही लगेज अलाउड था मेरी फ़्लाइट में एयर कनाडा में, और एक मेरे को और लेना था, इंक्रीज़ करना था, तो वहीं पे मेरे को मतलब उन्हीं को पैसे देने पड़ते हैं। कुछ 6500 दिए थे मैंने, और वो एक सूटकेस और अलाउ कर देते हैं। तो मैं लेके 2 सूटकेस गया था मेरे को, और वहीं से मतलब आपको अगर आपको भी इंक्रीज़ करना है तो वहीं पे सब कुछ होता है। एंड वहीं पे वहाँ पे 22 किलो होने के बाद वहाँ से आपको जो आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है, तो बोर्डिंग पास मिलने के बाद आपको अपनी इमिग्रेशन जो आगे स्टैम्प होता है उसके लिए जाना पड़ता है। एक चीज़, अगर आपको अपने घर वालों को मिलना है तो आप एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले ही मिल लो, क्योंकि एक बार आप अंदर चले गए फिर आप बाहर वापस नहीं आ सकते, ठीक है। सो आपको मतलब वहीं से बाय बाय। सो आगे आपको इमिग्रेशन पे जाना होता है। इमिग्रेशन में जब आप साइड में इंटरनेशनल डिपार्चर पे जाते हैं, इंटरनेशनल डिपार्चर करके गेट होता है, उसके अंदर आपको स्टेप इन करना है। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी होती है। कुछ वहाँ पे 4-5 एजेंट्स, इंडियन एजेंट्स होते हैं, जो आपको रैंडम 2-3 सवाल पूछते हैं कि कौन सा कोर्स है, क्यों जा रहे हो, ऑल दोस थिंग्स। कोई कोई इंटरव्यू नहीं होता, इतनी हाइप बनी है, पता नहीं कितना ही मुश्किल, कुछ नहीं होता। रैंडम 2-3 सवाल पूछेंगे, वो भी आप जैसे मर्जी जवाब दे दो, और वहाँ पे वो स्टैम्प लगा देते हैं। एंड देन आप उसके आगे आपका जो उसके आगे जो होता है 7 किलो का जो आपका सो आफ्टर स्टैम्प आपको अपना जो 7 किलोज़ का बैग है उसको वे कराने के लिए और उसकी चेकिंग के लिए आपको आगे ले जाना पड़ता है। वहाँ पे जहाँ पे आगे लाइन जाती है, वहाँ पे वहीं से जहाँ पे स्टैम्पिंग होती है, उसी के जस्ट सामने ही आपका 7 किलोज़ के बैग की चेकिंग होती है। आपको आपके 7 किलो के बैग में जितना भी लैपटॉप है, जो भी है, आपको वहाँ पे निकाल के साइड रखना पड़ता है, और उसके बाद वो जब चेक हो जाता है उसके बाद आप अंदर डाल सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं देना चाहूँगा, जब मैं आया था मैंने 7 किलो के बैग में 7 किलो ही सामान रखा था, और मेरे साथ कई मतलब दोस्त हैं मेरे, उन लोगों ने मतलब 15-15 किलो सामान भी लेके आए हुए हैं, और कोई वहाँ पे पूछता नहीं। सो आप क्या करना, जो आपका 7 किलो का बैग है उसमें दिखना नहीं चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा सामान रखा है। अगर आप इतना भर भर के लाओगे, दिख रहा है मतलब तो वो मत करना। आप 7 किलो के बैग में क्या करना, आप सामान एक्स्ट्रा ले आना। अगर आपको एक्स्ट्रा क्या होता है कि एक आध मतलब 1-1.5 किलो कहीं ना कहीं अपना एक्स्ट्रा होता है, फिर हम सोचते रहते हैं कि क्या करें। आप सामान ले आना, उसमें कपड़े वपड़े जो भी आपके 7 किलो वाले बैग में आप ले आना। शायद मैक्स या 10 किलो तक भी ले आओगे ना तो भी कोई नहीं रुकने वाला। अगर आपकी अब किस्मत बुरी है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप मतलब रिस्क ले सकते हो। और ऐसा सामान रखना कि अगर आपको किसी ने आपने रोक भी लिया तो आप निकाल के साइड पे रख देना, मतलब ऐसा सामान जिसका आपको ज़्यादा दुख नहीं रहा, और ऐसा सामान आप उसके अंदर लेके आ सकते हो। मेरे दोस्त ने 19 किलो का भी लेके आया था, मतलब 7 किलो के बैग में 19 किलो लेके आया था, और उसको रोका, उसने अपनी कुछ आधे किलो की चीज़ निकाल दी, बाकी सब तो वहाँ पे चल जाता है। और मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, तो आई थिंक आप
लोग लेके आ सकते हो, और बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, सब करते हैं। जितने भी लोग रेगुलरली ट्रैवल करते हैं उनसे आप पूछना, वो भी आपको बताएंगे। एंड जब आपका वो बैगेज हो जाता है वहाँ पे, उससे थोड़ा आगे जाके आपका जो बोर्डिंग पास है उसके ऊपर एक गेट नंबर लिखा होता है, आपका गेट नंबर जिससे आपको फ़्लाइट आपकी बोर्ड होगी। तो उस गेट नंबर तक आप चले जाओ, और वहाँ पे थोड़ी वेट करनी पड़ती है। जब फ्लाइट की टाइमिंग होती है वहीं से आपको टिकट चेक करा के देन आप ऑन बोर्ड हो जाते हो, मतलब फ्लाइट पर चढ़ जाते हो। जब आप कनाडा आते हो वहाँ पे 1-1.5 दिन का जो भी होता है, और कोई बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखना इकॉनमी से। घटिया खाना, घटिया फ्लाइट एक्सपीरियंस, और एक एक जो मैं प्रो टिप दूंगा, अगर आपने अभी फ्लाइट की टिकट बुक नहीं की है तो जो आपकी जो भी फ्लाइट के सबसे जो फ्रंट वाली सीट है, सबसे फ्रंट वाली सीट, उसको बुक कीजिएगा, क्योंकि उस फ्रंट वाली सीट के आगे जगह होती है पैर रखने के लिए। जैसे हम बसेस में होते हैं, बसेस में सीट के पीछे सीट के पीछे सीट, तो उसमें आपको पैर रखने के लिए आप लेट नहीं सकते, लेकिन जो आपकी जो सबसे फर्स्ट सीट है जो भी है उसके आगे थोड़ी जगह होती है यहाँ पे खड़े होने के लिए। तो अगर वो सीट लोगे, थोड़ा आप एक पूरा मतलब 1-1.5 दिन रहना तो इंसान वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स रहता है, तो उतने ही पैसे हैं, और वो अगर आप सीट करते हो तो बहुत अच्छी है। एंड उसके बाद जब आप कनाडा लैंड करते हो, तो कनाडा लैंड करने के बाद वहाँ पे जो सबसे पहले तो वहाँ से भी लाइंस बननी शुरू हो जाती हैं। और अब एक जो चीज़ हुई है कि जब आप कनाडा से स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या करना, स्टूडेंट क्या, मैं सभी को करना पड़ता है कि वहाँ पे एक मॉनिटर सा बना हुआ है कनाडा में, जहाँ पे मॉनिटर काइंड ऑफ कंप्यूटर्स है। उसमें आपको अपना जो सबसे पहले वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे अपना पासपोर्ट नीचे स्कैनर करना है। उसके बाद वो आपसे ऊपर क्वेश्चंस पूछेगा कुछ, जिसमें आपको ऑलमोस्ट हर जवाब में नो बोलना है कि आपको कोई सर्दी तो नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। या फिर और आपको पूछते हैं कि आपकी जो डेट है, कि आप कितने टाइम के लिए स्टे करने वाले हो आपके कनाडा में। तो वो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैम्प है उसमें लिखा होगा आपका कितने टाइम का वीज़ा है, तो वो वीज़े की आपको डेट भी वहाँ पर डालनी पड़ती है। वो सब होने के बाद आपको एक नंबर मिलता है, वो नंबर आपको अपने साथ रखना है। और जब आपका उसके बाद वहाँ से आपके आगे जाके आपको स्टडी परमिट वाली लाइन मिलती है। स्टडी परमिट के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि पता नहीं स्टडी परमिट में क्या सवाल पूछते हैं वो, और इसका सबसे बड़ा जवाब यही है कि स्टडी परमिट का कोई टेस्ट है ही नहीं। वो एक बहुत ही रैंडम चीज़ है, जहाँ पे स्टडी परमिट से देने से पहले जो कैनेडियन जो वहाँ पे एजेंट होता है जो भी, वो आपको पूछता है कि आपका कौन सा कॉलेज है, बस आपको चेकिंग करने के लिए कि यू आर जेन्युइन और नॉट। और ऐसा नहीं है कि किसी को डिपोर्ट ही नहीं किया है। एक दो लोग डिपोर्ट भी हुए हैं, लेकिन जितना मैंने सुना है कि वो लोग एकदम ही ज़ीरो थे, मतलब उनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी, तो इसलिए उनको डिपोर्ट कर दिया। वैसी कोई चीज़ नहीं है कि डिपोर्ट कर देते हैं। वहाँ पे रैंडम आपको कुछ सवाल पूछते हैं, आपको 1-2 डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं। जैसे मेरे से ऑफर लेटर मांगी थी, एंड उन्होंने पूछा था आपका कॉलेज का नाम क्या है, आपकी फ़ीस कितनी है, ये कोर्स आपने क्यों लिया। तो मैंने बोला ये सीन है, मेरा 1 सेमेस्टर ऑनलाइन लगा था इंडिया में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब क्यों आपने मतलब कनाडा आके लगा है। मैंने बता दिया मेरा कॉलेज अब ऑफलाइन है, सो अब मेरे को ऑफलाइन मतलब कॉलेज लगा। तो इतनी सी है, वो आपको स्टडी परमिट दे देती है। सो वंस यू गेट योर स्टडी परमिट, उसके बाद आपको अपने लगेजेस के पास जाना होता है। और लगेज के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने लगेज पे कोई निशानी ज़रूर रखना, क्योंकि जहाँ पे लगेज सारे रखे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लगेज सिमिलर हो जाते हैं, मतलब सूटकेस जो है बहुत सारे सिमिलर हो जाते हैं, तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे तो मेरे सूटकेस के साथ कुछ अल्फ़ाबेट्स आए थे, तो मैंने अल्फ़ाबेट से कुछ पैटर्न मतलब नाम बना दिया मेरा कुछ भी है, जिससे मैं कम से कम बता सकता था कि ये मेरा सूटकेस है। तो ये आप कर सकते हो थोड़ा जल्दी ढूंढने के लिए, और थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सूटकेस होते हैं, तो उसका कोई पैनिक करने तो इंक्लूड। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को नहीं पता, कि जो आपका हैंड बैग होता है उसी में आपका लैपटॉप वाला बैग भी इंक्लूडेड होता है। तो वो आपको लैपटॉप का जो बैग है उसको आपको हैंड बैग में ही मतलब जो वहाँ पे देखा जाएगा उसको इक्वली माना जाएगा, सेम माना जाएगा। तो आपका लैपटॉप जो आपके हैंड बैग के अंदर ही जाएगा, तो उसका कोई डिफरेंट बैग नहीं रख सकते आप। जो 7 kg बेसिकली 7 kgs के अंदर ही आपका लैपटॉप बैग है। सो दिस वॉज टुडेज वीडियो। और एक चीज़ और, थैंक यू सो मच फॉर 5K व्यूज़ ऑन द फर्स्ट वीडियो। आई नो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने लिए तो है।